किसान साथियों, आज है 1 मार्च, माह का पहला दिन। और आज कृषि जगत कार्यक्रम में हमारा जो मासिक कार्यक्रम होता है, इस महीने किसान साथी क्या करें वो है। और आज बातचीत के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर दीप्ति चौधरी को, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं कृषि विज्ञान केंद्र धनौरी, हरिद्वार। डॉक्टर दीप्ति चौधरी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर दीप्ति चौधरी, हम देख रहे हैं कि वर्षा कम हुई है, जो सामान्य वर्षा है उससे भी काफ़ी कम हुई है, और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम तापमान में भी वृद्धि देख रहे हैं, ये असामान्य है यदि कहा जाए तो। आप इसे किस रूप में लेती हैं? देखिए, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जो पिछले वर्ष भी हमने देखा था कि तापमान जो है फरवरी माह में काफ़ी बढ़ गया था, जिसकी वजह से जो हम फसलें लगाते हैं सर्दियों में, जो हमारी रबी की फसलें हैं, उनकी उपज पे बहुत कमी आ गई थी। और वही इस साल भी हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं कि यदि हम थोड़ा ध्यान देंगे तो ये फसल में जो नुकसान हुआ था पिछले साल, उसको हम थोड़ा रोक पाएंगे, क्योंकि वर्षा भी कम हुई है। तो सिंचाई का बहुत ध्यान रखना है, और तापमान में वृद्धि का जो दुष्प्रभाव है उसको रोकने के लिए भी नमी खेतों में बनी रहे, इसका ध्यान रखना है। खास तौर से अगर हम कहें गेहूं की फसल, जो अब इस समय पे जो वृद्धि हो रही है, इस समय पे अगर पानी की कमी आती है तो दाने हल्के रह जाते हैं, बाली छोटी रह जाती हैं, और एक बहुत तेजी से गेहूं की जो फसल है वो पकने लगती है, जबकि अभी उसमें जो उसका पूरा काल है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर हम नमी बनाए रखेंगे तो फायदा रहेगा, तापमान घटा रहेगा और नमी पूरी रहेगी, तो भी दाने अच्छे बने। दूसरी चीज जो ध्यान में रखनी है कि बहुत अगर तेज हवा चल रही है तो पानी बहुत ज्यादा भरे ना खेतों में, ऐसा ना हो कि फिर इससे हमारा जो गेहूं है वो गिर जाए। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हमारी 75% बालियां जैसे सरसों तैयार है, तो 75% अगर पक गई हैं तो उसमें सरसों की कटाई अवश्य कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में नहीं तो इससे देर अगर करते हैं तो दाने जो हैं वो बिखर जाते हैं, उससे बहुत नुकसान हो। तो ये दो चीज़ों का मुझे लगता है कि ध्यान रखेंगे। और आम के बाग हैं या लीची के बाग हैं, इनमें भी क्योंकि तापमान बढ़ रहा है और इस समय पे आप देख रहे हैं कि फ्लावरिंग का टाइम चल रहा है, तो इस फ्लावरिंग कंप्लीट होते होते ही एकदम इसमें पानी की आवश्यकता रहती है। पूरा ध्यान रखते हुए इसमें सिंचाई करें, इसमें कभी भी ऐसा ना हो कि पानी की कमी इसमें लगेगी, तो अच्छा फल उत्पादन किया जा सकता है। डॉक्टर दीप्ति चौधरी, क्या बढ़ते हुए तापमान का प्रभाव कीटों के प्रकोप पर भी पड़ सकता है? क्या उनकी अधिकता हो सकती है? अधिकता तो नहीं कहेंगे। अभी कुछ फसलें जैसे पहले से लगे हुए हैं, गोभी वर्गीय फसलें हैं, उनमें फसल में जो है कीट प्रकोप पिछले 15 दिन में बढ़ गया था, क्योंकि तापमान फरवरी में अचानक से बढ़। लेकिन अब जो हम फसलें लगाएंगे उनके साथ ऐसी समस्या नहीं है, क्योंकि अभी नया जो शुरुआत में जो है बहुत ज्यादा प्रकोप नहीं रहता है इन फसलों में, और थोड़ा सा उपचार बीज का और जो पौध है उसका करने का ध्यान रखेंगे तो रोग का भी नियंत्रण हम लोग कर पाएंगे। जायद की फसलों की तैयारी चल रही है, तो क्या सलाह है आपके किसान साथियों को? जायद में जैसे अभी आपका सब्जियां लगाने का समय है, जो भी हमारे किसान भाई लगा रहे हैं, गोभी की फसल तो पूरी होगी तो फिर उसको हटाएंगे। उसके बाद टमाटर, मिर्च या भिंडी, अलग अलग किसान भाई अलग अलग क्षेत्रों में लगाते हैं। इसके अलावा बैंगन की भी रुपाई करते हैं। और साथ ही साथ जो भी हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, आपकी लौकी है, तोरई है, करेला है, कद्दू है, तो इन सभी के लिए सही समय चल रहा है, इनकी बिजाई होगी। और जो हमारी बाकी जो पौध भी लगा रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में आपको ध्यान रखना है कि बीज उपचार कैसे करना है, कि हमारा जो कार्बेंडाजिम एक केमिकल है 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के जो पौध है उसको 15 मिनट कम से कम उसमें रखें। उसके बाद रोपाई करें, ताकि जड़ें जो हैं उनमें ये जो केमिकल है अवशोषित हो जाए। फफूंदी नाशक है, तो जो भी फफूंदी जनित रोग होंगे उनसे जो है फसल की सुरक्षा रहेगी कुछ समय के लिए। दूसरा, जो बीज है उनमें बीज में भी फफूंदी जनित रोग ना लगे, इसके लिए 1.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से 1.5 से 2 ग्राम 1 किलो बीज में लगता है। बहुत ज्यादा केमिकल की मात्रा नहीं चाहिए, लेकिन जो चीज ध्यान में रखने वाली है कि अवश्य इसमें बीज उपचार और हल्का सा पानी का छींटा देके और इसको मिक्स करके छाया में सुखाएंगे, उसके बाद बिजाई करेंगे, तो फफूंदी को ये रोकने में सक्षम रहेगा केमिकल। जी, अब कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात करते हैं डॉक्टर दीप्ति चौधरी, तो क्या सावधानी रखी जाए? शुरू में जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, देखिए इनमें एक रेड पम्पकिन बीटल, जो एक लाल सा एक भृंग आता है, उसके लिए जब ये 2 पत्ते वाला स्टेज आता है कद्दू वर्गीय सब्जियों में, उस समय पे इसकी समस्या काफी देखी जाती है। तो उसी समय पे थोड़ा सा इसका गौर करना है कि ये 2 पत्ती वाले स्टेज पे रेड पम्पकिन बीटल की प्रकोप ना हो, और इसके लिए बहुत जैसे जो भी कार्बोरिल है उसकी स्प्रे कर सकते हैं, और 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। या एक जैसे कोई लोग अपने किचन गार्डन में लगा रही है
जो पौध को ऑर्गेनिक तरीके से लगा रहे हैं, ऐसे लोग क्या कर सकते हैं कि छोटी सी जो हमारी पौध है उसके आसपास कागज को मोड़ के लगा सकते हैं या कोई प्लास्टिक शीट घुमा के लगा सकते हैं, क्योंकि जो बीटल है ये उस पौध के तक ना पहुंच पाए, उसके लिए एक फिजिकल बैरियर जैसा बन जाएगा, तो उससे भी इस बीटल का नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये दोनों ही तरीके से हम बीटल को नियंत्रित कर सकते हैं। इस समय खीरा और ककड़ी की सब्जी लगाई जा रही है और इसकी अच्छी डिमांड रहती है गर्मियों के मौसम में, तो क्या सावधानी आप सुझाएंगी? जैसे ये भी दोनों जो हैं हमारे कद्दू वर्गीय सब्जियां ही हैं, और जैसे मैंने बताया कि पौध का उपचार करके लगाएं, या बीज अगर आप सीधे बिजाई कर रहे हैं तो बीज का भी उपचार करें। दूसरी चीज ये है कि शुरुआत में जैसे हमने उपचार तो कर दिया, किंतु आपको लगता है कि अगर कोई फफूंदी जनित रोग आपके क्षेत्र में आ रहा है तो उसके लिए कार्बेंडाजिम बहुत सिंपल एक केमिकल है जिसको कि हम 1.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जो छिड़काव है पत्तों में दोनों तरफ, अगर दोनों तरफ नहीं होता है तो जो हमारा संक्रमण है कहीं पे भी रह जाता है और वहीं से फैल जाता है, तो इसका भी थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। जी, अब बात करते हैं शिमला मिर्च की, या जो हम हरी मिर्च लगाते हैं, के लिए किस तरह के बीज का आप सुझाव देती हैं, और बीजोपचार की बात जैसे आप बता रही हैं, इनमें क्या कुछ अलग विधि से हम बीजोपचार करें? हाँ बिल्कुल, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि जो भी हमारी मिर्च वाली फसलें हैं इनमें एक समस्या वायरस जनित रोग की बहुत ज़्यादा आती है। तो किसान भाइयों को ये सुझाव मैं ज़रूर दूंगी कि बड़े अच्छे कोई प्रमाणित कंपनी का ही बीज और ऐसी जगह से लें जहाँ से कि उनको प्रमाणित हो कि बीज जो है वायरस मुक्त होगा। और फिर आप जो है जैसे मैंने बताया फसल में पौध उपचार बीज उपचार दोनों करें, लेकिन वो फफूंदी जनित रोगों के लिए है। आप वायरस के लिए कोई बीज उपचार नहीं होता है, तो आप पहले से ही बीज अच्छी जगह से लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप कहीं से पौध भी ले रहे हैं तो थोड़ा देख के लें कि उसकी पत्तियां जो है सिकुड़ी हुई तो नहीं है, कोई समस्या ऐसी तो नहीं दिखाई दे रही है उसमें। और साथ ही साथ जब हमको अगर हमने पौध लगा लिए, बहुत सारे हमारे किसान भाई होंगे जिन्होंने अब रुपाई कर ली होगी, तो अगर वो आज का ये प्रोग्राम सुने तो ये जानना होगा कि जैसे हमारी पौध में कहीं आपको दिखता है कि पत्तियां सिकुड़ रही हैं, आपने पूरा 1 बीघा या ज़्यादा या थोड़ा कम भी अगर लगाया है, तो पत्तियां अगर सिकुड़ी हुई हैं तो ऐसे पौधे जो है आपको अपने खेत से हटा देने हैं, मिट्टी में दबा दीजिए ताकि ये जो रोग है ये फैल ना पाए। और दूसरा कोई जो रोग कारक जो हमारा वायरस है इसको फैलाने के लिए कुछ रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, वो इसको फैलाते हैं, तो एक थोड़ा सा इमिडाक्लोप्रिड का इसमें छिड़काव कर सकते हैं। इसमें 6 ml प्रति 10 लीटर की दर से घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि रस चूसने वाले जो भी कीड़े हैं इस पे अगर होंगे वो आपको देखना है। तो आपके खेत की स्थिति पर निर्भर है कि यदि ऐसी समस्या है तो कीटनाशी का छिड़काव कर दें, ताकि जो ये कीड़े हैं ये एक वाहक का काम करते हैं और वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंचाते हैं, तो इनको समाप्त करके हम इस रोग को फैलने से रोक सकते हैं। लेकिन संक्रमित पौधे हटाना बहुत ही आवश्यक। भिंडी एक ऐसी सब्जी है जिसकी मांग बहुत ज्यादा है और किसान भाई इससे अच्छा मुनाफा कमाते हैं। भिंडी की इस समय बुआई हो रही है, भिंडी में किस तरह की सावधानी की अपेक्षा की जाती है किसान साहब? भिंडी बड़ी अच्छी फसल भी है और इस समय बुआई लगभग समाप्ति की ओर है। इसमें बीज उपचार बहुत आवश्यक है, पहली चीज तो ये। दूसरा, जैसे ही हमारी पौध आ जाएगी आप देखोगे कि उसमें कुछ ना कुछ समस्या कीटों की हो सकती है, कोई भुनगे लग सकते हैं या अन्य समस्या रस चूसने वाले कीड़ों की ज्यादातर होती है। तो इन सभी सब्जियों की तरह ही इसमें भी आप जो है कीटनाशी का छिड़काव करिए। अगर कोई ऑर्गेनिक कर रहा है तो थोड़ा सा उनको ये है कि नीम के तेल का छिड़काव कर सकते हैं, और अगर कोई आप केमिकल बेस्ड कृषि कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आप इमिडाक्लोप्रिड छिड़क सकते हैं, थायोमेथोक्सैम छिड़क सकते हैं। जिस प्रकार की भी आपकी खेती हो, कीट नियंत्रण बहुत ही आवश्यक एक हिस्सा है भिंडी की फसल में। समय समय पे कीटों का प्रकोप होता रहता है। डॉक्टर दीप्ति चौधरी, मार्च का महीना निश्चित तौर पर तापमान को बढ़ाएगा, लेकिन अभी संभावना है कि वर्षा हो सकती है और आंधी भी आ सकती है तेज, तो इससे भी क्या कुछ नुकसान हो सकता है? इस समय किस तरह की सावधानी हम रखें? जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि खेतों को बहुत ज़्यादा भरेंगे नहीं। आंधी से आने से जो हमारी खड़ी फसलें हैं उनमें ये प्रॉब्लम आ सकती है कि लॉजिंग हो जाए, गिर जाए वो फसलें, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। नमी बनाए रखनी है, लेकिन बहुत अत्यधिक पानी किसी खेत में नहीं देना है। ऐसे और बहुत ज़्यादा नुकसान की कोई आशंका नहीं है। तो ये कि आगे की फसलों की हमें तैयारी करनी है। गन्ने की भी इस समय बुआई चल रही है, 15 मार्च तक चलती है। उसके साथ साथ भी हम अन्य फसलों की बुआई कर सकते हैं अंतर फसली खेती में, क्योंकि हम लोग गन्ने में बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं ट्रेंच ओपनर से खेती करने की। तो काफ़ी डिस्टेंस पे बुआई होती है, तो उसमें बीच में हम मूंग की या उड़द की सह फसली खेती कर सकते हैं। बहुत सारे किसान इसमें मूली की खेती भी कर लेते हैं, इससे जो है एक एडिशनल क्रॉप मिल जाता है। और अगर हम बात करें कि दलहनी खेती साथ में करने की, तो उससे तो बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो जाता है और जो हमारे खेत हैं उनको बड़ा लाभ होता है, किसानों को तो लाभ होता ही है।
तो मूंग की फसल अंतर फसली खेती की तरह भी कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में आप जायद में मूंग की भी खेती होती है, उड़द की भी होती है, साथ साथ हमारे किसान भाई लोबिया भी लगा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी फसलें हैं। और जहाँ पे कि सिंचाई के पानी की थोड़ी सी दिक्कत है, वहाँ तो आपको पता ही है कि जितनी भी दलहनी फसलें हैं बड़ी सक्सेसफुल रहती हैं, उनका अच्छे से जो है अपने क्रॉपिंग सिस्टम में जोड़ के फायदा ले सकते हैं किसान भाई। डॉक्टर दीप्ति चौधरी, ये वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तो किसान साथियों से क्या कुछ कहना चाहती हैं इस अवसर पर? अब बिल्कुल आने वाले समय में, अभी क्योंकि मार्च की बात हो रही थी, वो चर्चा में नहीं आया था ये, लेकिन हम सभी लोगों को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष तो ये मनाया जा रहा है, लेकिन भारत में एक परंपरा रही है। मोटे अनाज हमारे सभी त्योहारों से जुड़े हुए हैं और खान पान से जुड़े हुए हैं। हमारे देश में आपका जैसे बाजरा है, ज्वार है, या मक्का भी थोड़ा मोटे अनाजों में ही आ गया, वैसे तो सीरियल क्रॉप्स में है। ये दोनों हमारी फसलें हैं। तो ये सारी जो फसलें हैं बड़ी न्यूट्रिशन के हिसाब से भी बड़ी अच्छी हैं, और हमारा जो क्रॉपिंग सिस्टम है या जो हमारा फसल चक्र है उसमें भी बहुत अच्छे से फिट होती हैं। तो मैं जरूर ये संदेश देना चाहूंगी कि किसान भाइयों को अपने क्षेत्र अनुसार इनमें से जो भी फसलें वो उगा सकते हैं, जरूर अपने फसल चक्र में अपनानी चाहिए। और ज्वार वगैरह बहुत फायदेमंद है, सेहत के लिए भी अच्छे हैं ये सब। और केवल एक ही तरह के अनाज खाने से हमारे जो शरीर को सब तरह के तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो ज़रूर मार्केट में सेल करने के लिए तो उगाएं, लेकिन अपने घर के लिए, अपने जो स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए भी ज़रूर इसको अपने फसल चक्र में शामिल। तो डॉक्टर दीप्ति चौधरी, आज आप इस कार्यक्रम में आई और हमारे किसान साथियों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।